अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं और अच्छी खबरों की शुरुआत भक्ति की शक्ति के साथ। आज सावन की शिवरात्रि है और इस मौके पर काशी से लेकर देवघर तक भक्तों का सैलाब देखने को मिला। सावन में कांवड़ यात्रा तो चल ही रही है, लाखों की तादाद में भक्त कांवड़ यात्रा पूरी भी कर रहे हैं। गंगा जल लेकर आसपास के शिव मंदिरों में जल अर्पित किया जा रहा है। ये भव्य और मनोरम दृश्य है। अच्छी बात यह है कि इस यात्रा में कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों जुटे हुए हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर खाने पीने का इंतजाम है और यहां तक कि पुलिस के अधिकारी खाने पीने के स्टॉल पर सेवा भी दे रहे हैं। कांवड़ियों को अपने हाथ से भोजन खिलाया जा रहा है। अगर कोई कांवड़िया जख्मी होता है या फिर उसके पैरों पर चोट लगती है तो पुलिसकर्मी उसकी मरहम पट्टी भी करते हैं। शिव की भक्ति और शिव भक्तों की सेवा का ये अद्भुत दृश्य है। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक की कांवड़ यात्रा में ऐसी कई तस्वीरें हर रोज सामने आ रही हैं, लेकिन अभी हम आपको लिए चलते हैं काशी विश्वनाथ और देवघर, जहां शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को जल अर्पित किया गया। शिव की नगरी काशी में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। सावन के महीने में यूं तो रोज ही महादेव की पूजा और उनको जल अर्पित करने का महत्व है, लेकिन सावन की शिवरात्रि तो और भी खास है। इसीलिए भोर की पहली किरण के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी तिथियां अलग अलग देवताओं के हिसाब से होती हैं और उनकी पूजा भी होती है, लेकिन त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी का खास महत्व होता है जो हर माह में आता है। लेकिन सावन माह में पड़ने वाले त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि यह दिन सावन में आता है और शिवरात्रि के अवसर पर भोले बाबा को लोग जल अर्पित करते हैं। और इस बार खास यह भी है कि मंगलवार की इस शिवरात्रि को देखते हुए जो विशेष संयोग लेकर आई है, काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में सुबह से ही भक्त आकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन की शिवरात्रि को भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए खास तौर पर देश के कोने कोने से शिव भक्त काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं। गंगा पानी से शिव को पानी मिले तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उसके लिए हम कर्नाटक से आके यह दर्शन कर रहे हैं। सबको सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सबको अच्छा होना, वो शिव सबको अच्छा करना बोले। बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्ति की अविरल धारा बह रही है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे, हर उम्र हर वर्ग के लोग बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जो स्वयं अपने पैरों से नहीं चल सकते वो भी अपनी आस्था के साथ इस चौखट पर मौजूद नजर आए, क्योंकि मौका सावन की शिवरात्रि का है। अपने आराध्य को गंगा जल, दूध, पंचामृत और बेलपत्र अर्पित करने के बाद ऐसा लगता है जैसे संसार का हर सुख प्राप्त कर लिया हो। आज का दिन जलाभिषेक करे तो सबका मन का कामना पूरी होता है। फिर इधर गंगा लेकर आके शिव के ऊपर चढ़ाते, वो तो सब लोग बहुत अच्छे मानते हैं, इवन मैं भी वो मानती हूँ। हमको दर्शन बहुत अच्छा हुआ। शिवरात्रि के अवसर पर जहां काशी के ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण के लिए भक्तों का जमावड़ा दिखा, वहीं देवघर में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में मानवों का महासमंदर नजर आया। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवरात्रि का अवसर और भी खास हो गया। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए भक्त
शिवरात्रि के दिन जल अर्पित करके निहाल हो गए। हम लोग सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आए हैं बाबा के दर्शन करने, और देवों का देव महादेव, तो हम लोग जो पूजा अर्चना जो भी भक्त करेगा उनकी मनोकामना हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरा करते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भागलपुर के करीब सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा करते बाबा धाम पहुंचे। सूरज की पहली किरण से पहले ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में नजर आई। मान्यता है कि शिवरात्रि के मौके पर रावणेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए दूर दराज से भी हजारों भक्त देवघर पहुंचे। मंगल शिवरात्रि है। मनुष्य जो पूजा करेगा शिव के, जो गंगा जल अर्पण करेगा, जो बेलपत्र अर्पण करेगा, जो पंचामृत अर्पण करेगा, वो सब लोग महादेव इतने प्रसन्न होंगे उनसे कि उनका दिन आगे का भविष्य बहुत उज्जवलमय होगा, और जो इच्छित फल पाना चाहेंगे वो महादेव देंगे। कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही रोजाना लाखों श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं और ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने विशेष तौर पर दूध, दही, मधु और बेलपत्र भी शिवलिंग को अर्पित किया। काशी और देवघर की तरह भगवान शिव की भक्ति का अद्भुत दृश्य हरिद्वार के कनखल में भी नजर आया। मान्यता है कि कनखल भगवान शंकर का ससुराल है और इसीलिए उनके ससुर दक्ष प्रजापति के मंदिर की अहमियत है। शिवरात्रि के मौके पर देर रात से ही यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। भोले का जलाभिषेक करके भक्तों ने उनकी पूजा अर्चना की। यहाँ ये माना जाता है कि सावन के पूरे मंथ भोलेनाथ ने ये प्रण लिया था कि 1 महीना में यहीं रहकर भक्तों के दर्शन देऊंगा, जिस रूप में भी लेना चाहिए। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव कनखल में मौजूद इसी दक्ष प्रजापति मंदिर में ही रहते हैं। इसीलिए इस दौरान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पर उसका पूर्ण फल मिलता है। कटे हुए धड़ के रूप में विराजमान है भगवान। जैसे गर्दन कटने के बाद जो आकृति बनती है वैसी आकृति भगवान की है, और बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक जगह है। क्योंकि कनखल जिस समय भगवान का शादी हुआ था या जिस समय यज्ञ आदि हुए थे राजा दक्ष के, तो ये वो भूमि है जहाँ पर दुनिया के धरती के सभी देवी देवताओं को उस यज्ञ में आमंत्रित किया गया था और वो सभी यहाँ पर उपस्थित थे। दुनिया के सभी मंदिरों में भगवान शिवलिंग रूप में विराजते हैं और वहाँ लिंग रूप की पूजा होती है, मगर यही एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान राजा दक्ष के धड़ रूप में स्थापित हैं। सिर्फ कनखल ही नहीं बल्कि हरिद्वार के सभी शिवालयों में भक्तों का हुजूम नजर आया। हर की पौड़ी से गंगा का पावन जल लेकर भक्त अपने करीब के शिव मंदिर की ओर चले। पूरी भक्ति भावना के साथ उसे शिवलिंग पर अर्पित किया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। खासवाम अपने आराध्य के दर्शन के लिए कतार में नजर आए। सावन की शिवरात्रि का महत्व ही कुछ ऐसा है कि भक्त भोलेनाथ की चौखट तक दौड़े चले आते हैं, अपनी आस्था और समर्पण से उनको प्रसन्न करते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार शिवरात्रि की खास बात यह है कि इसे 2 दिन मनाया जाएगा, यानी मंगलवार और बुधवार 2 दिन शिवालयों में शिवरात्रि की पूजा अर्चना होगी, जलाभिषेक होगा। क्या है शिवरात्रि का महत्व और शिवरात्रि की विशेष पूजा कब तक होगी, इस बारे में विस्तार से जानते हैं पंडित मनोज मिश्रा से। आज 26 जुलाई मंगलवार को शाम 8:10 से शुरू होगी और कल रात को
8:10 तक रहेगी। और यह शिवरात्रि जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जो शिवरात्रि का जो व्रत करने से पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर होते हैं। जिनके रिश्ते खराब हैं, पति से लड़ाई झगड़ा होता हो, विचार नहीं मिलता हो, यदि वह शिवरात्रि के व्रत करते हैं कल का, तो उनको बहुत ही लाभ होगा और उनके जीवन में जो भी कठिनाई है सारा समाप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं चुनावी रेवड़ी की। चुनाव आते ही अलग अलग पार्टियों की तरफ से जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वायदे होते हैं, जिनमें मुफ्त वाली योजनाएं भी शामिल होती हैं। चुनाव में जीत और सरकार बनने के बाद सरकार कई बार साइकिल, स्कूटर, लैपटॉप, टीवी और न जाने कितनी फ्री चीजों से जुड़े वायदे पूरे करने की बात कहती है। फ्री वाला यही कल्चर सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका की शक्ल में पहुंचा, जिस पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अदालत में क्या क्या हुआ, पहले वो देखिए और फिर इसी पर याचिकाकर्ता की दलील भी सुनवाएंगे आपको। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। इस महीने की 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए इस बयान की गूंज आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी, जब सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने वकील अश्वनी उपाध्याय की एक याचिका पर सुनवाई की, जिसके जरिए बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने चुनावों के दौरान मुफ्त उपहार देने के कल्चर पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका जो है उसमें ये सवाल उठा है कि जब राज्य सरकारों के पास पैसा ही नहीं, उनके पास हजारों करोड़ों रुपए की उधारी उनके सर है, तो फिर ये इस तरह के मुफ्तखोरी के वादे करके लोगों को बरगलाकर लोगों के वोट क्यों लिए जा रहे हैं। ये याचिका हालांकि जनवरी में फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस याचिका में इलेक्शन कमीशन को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोट के लिए मतदाताओं को मुफ्त चीजें देने के कल्चर पर रोक लगाने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठा रहा, जिसकी वजह से चुनाव दर चुनाव मुफ्त चीजें बांटने के वायदे करने वाले राजनीतिक दलों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने रेवड़ी कल्चर को गंभीर मुद्दा बताया। अदालत की इस टिप्पणी पर चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील ने इलेक्शन कमीशन का पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि चुनाव के दौरान मुफ्त उपहार और वायदों से जुड़े नियम आदर्श आचार संहिता में पहले से शामिल है। ऐसे में चुनावी रेवड़ियों की परंपरा पर रोक लगाने के लिए सरकार को ही कानून बनाना होगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये भी दलील दी गई कि खुद सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई फैसले हैं जो चुनावी घोषणा पत्र को वायदा मानने से इनकार करते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने अपने लिखित जवाब में ये कहा है कि देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शंस का है उसमें तो हमने ये कह दिया है कि इस तरह के फ्री की चीज बांटने का वादा कोई कर नहीं सकता, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टियों पर लगाम कसनी है और उसके लिए कोई कानून लाने की जरूरत है तो वो काम केंद्र सरकार को करना होगा। जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने चुनाव के दौरान मुफ्त के कल्चर को गलत करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर विचार करने की दलील दी। केंद्र सरकार की तरफ से आए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये कह दिया कि देखिए, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, वो बताएं क्या करना है। जिस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार से कहा कि वो लिखित में क्यों नहीं देती कि इस मामले में उसके पास कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग को ही फैसला लेने दे। इस दौरान सीजेआई एनवी रमन्ना ने एक अलग मामले के लिए कोर्ट में बैठे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से भी उनकी राय मांगी। समाजवादी पार्टी के समर्थन में हाल में ही राज्यसभा पहुंचे सिब्बल से कोर्ट ने पूछा कि वो चुनाव के दौरान मुफ्त चीजें देने से जुड़े वायदे को किस तरह देखते हैं।
जिस पर कपिल सिब्बल ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए इस पर वित्त आयोग से जवाब मांगने की सलाह दी, जिसके बाद सीजीआई ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि क्या वित्त आयोग राज्यों के कर्ज और वायदा किए गए फ्रीबीज पर विचार कर कोई रास्ता सुझा सकता है। इसके बाद चुनावों के दौरान रेवड़ी कल्चर पर हो रही सुनवाई 3 अगस्त के लिए टल गई। करीब 1 हफ्ते के अंतराल में केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करना होगा। साथ ही वित्त आयोग की भी राय अदालत के सामने रखी जाएगी। दरअसल याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका का हवाला दिया। उनकी दलील है कि कर्ज में डूबे राज्य मुफ्त रेवड़ियां बांटकर श्रीलंका की ही राह पर चल रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद खतरनाक है। ऐसे में देश में राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त के कल्चर को रोका जाए और उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिस पर सीजीआई ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगले बुधवार का दिन तय किया। इससे पहले केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। यानी मुफ्त का गल्ला और लो पसार के पल्ला, तो उसमें जनता तो पल्ले में भर रही है, सरकार पल्ला झाड़ रही है। यानी पल्ला हर जगह कहीं न कहीं है और मुफ्त में लोगों को चीजें मिल रही हैं और पार्टियों को मुफ्त में मिल रहे हैं वोट। इस पर अश्विनी उपाध्याय ने किए चोट। अब देखें सरकार का जवाब क्या आता है। पूरे मामले ने रफ्तार तब पकड़ी थी जब 16 जुलाई को यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा उठाया था। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने बयान में किसी भी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिया था। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। इस बयान के बाद माना गया कि प्रधानमंत्री ने ये तंज दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी पर किया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब में सरकार बनाने के बाद गुजरात में भी फ्री बिजली देने का वायदा किया है, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासत के गलियारे से होते हुए चुनावी रेवड़ी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ अनीशा माथुर, गुड न्यूज टुडे। इसी साल 22 जनवरी को वकील अश्विनी उपाध्याय ने चुनावी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ याचिका दायर की थी। ऐसा करते हुए याचिकाकर्ता ने राज्यों पर 70 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज होने का आरोप लगाया था। उनकी दलील है कि राज्यों के भारी कर्ज में डूबे होने के बावजूद चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दल मुफ्त वाले वायदों को पूरा करने में जुटे हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से पहले खस्ताहाल राज्यों की आर्थिक सेहत और खराब हो रही है। ऐसे में उनके लिए भी आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की ही तरह हालात होने का खतरा पैदा होता जा रहा है। बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय से बात की हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने। पुरानी कहावत है, मुफ्त मिले गल्ला तो लो पसार के पल्ला, और चुनाव के समय तो ऐसा पल्ला और ज्यादा बड़ा हो जाता है, चीजें भी उसमें ज्यादा गिरने लगती हैं। अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई कि इन सारी चीजों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि वोट के लालच में लोगों को कुछ भी ऑफर किया जा रहा है, लोग ले रहे हैं। क्यों न ऐसी राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी जाए, जिस पर चुनाव आयोग के पास पार्टियों को रजिस्ट्रेशन करने का, उसको रजिस्टर्ड करने का अधिकार तो है, लेकिन उनकी मान्यता रद्द करने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग कई बरसों से इस बात की मांग करता रहा है कि उन्हें यह अधिकार भी दिया जाए। हम बात कर रहे हैं अश्विनी उपाध्याय से, जिनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अश्विनी जी, क्या आज की सुनवाई क्या रही है? देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया कि ये जो चुनाव आयोग का जवाब आया है मुफ्तखोरी रोकने के लिए, जो रेवड़ी बांटी जा रही इसको रोकने के लिए, ये पूरा पल्ला झाड़ने वाली बात है, ये लीपापोती करने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन अपने पावर को यूज कर ही नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन बहुत सारे इलेक्शन सिंबल ऑर्डर बना चुका है। इलेक्शन कमीशन तय करता है कि किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह देना है। इलेक्शन कमीशन तय करता है कि किसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा, किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो इलेक्शन कमीशन अपने पावर को यूज करके इसको रोकने के लिए कुछ कदम तो उठा ही सकता है। 100% नहीं रोक सकता, तो कुछ कदम तो उठा ही सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं उठाया। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये जो रेवड़ी बांटी जा रही है ठीक नहीं है। मैं आशा कर रहा था कि कानून मंत्रालय कुछ जवाब देगा, लेकिन कानून मंत्रालय का जवाब नहीं आया। अब 1 हफ्ते का टाइम मिला, 1 हफ्ते में कानून मंत्रालय का जवाब आएगा। बड़ी सीधी सी बात है, इस समय हमारे राज्यों पे 70 लाख करोड़ का कर्जा है। उत्तर प्रदेश 6 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा, महाराष्ट्र 6 लाख करोड़ से ज्यादा, तमिलनाडु 6 लाख करोड़ से ज्यादा, पंजाब 3 लाख करोड़, आपका राजस्थान 3 लाख करोड़, आपका तेलंगाना 3 लाख करोड़, आपका आंध्रा 3 लाख करोड़। ऐसे आप टोटल जोड़िए तो दिल्ली और पंजाब तो फायदे में होंगे शायद। नहीं, इसमें दिल्ली के ऊपर 60 हजार करोड़ का कर्जा है।
दिल्ली के ऊपर भी 60,000 करोड़ का कर्जा है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जो कर्जे में नहीं है। कोई 50,000 करोड़ के कर्जे में, कोई 1 लाख करोड़ के कर्जे में। टोटल 70 लाख करोड़ का कर्जा चल रहा है राज्यों पे, और इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्त की बात कर रही हैं। तो चुनाव के पहले ये कहना हम तुम्हें स्कूटी देंगे तुम मुझे वोट दो, ये तो घूसखोरी हो गई, ये तो भ्रष्टाचार हो गया। और बैंक पैसा है नहीं, तो हम धीरे धीरे आज मैंने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अगर यही स्थिति रही और उसको रोका नहीं गया इस भ्रष्टाचार को, इस रेवड़ी बांटने वाले सिस्टम को, हम लंका के रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं रोका गया तो अगले कुछ सालों के अंदर हम सीधे सीधे लंका हो जाएंगे। जिस तरीके लंका पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है। वो भी लंका में भी यही हुआ था, वहां की पॉलिटिकल पार्टियां ने खूब रेवड़ी बांटी। आज के रेट में वहां पे 100 रुपए किलो चीनी मिल रही है, स्थिति हो चुकी है। तो इसको रोके। अब देखते हैं कि अगले 1 हफ्ते के बाद क्या जवाब आता है। अगले बुधवार को फिर सुनवाई इस पे। नहीं संजय जी, मेरा ये कहना है, सब लोग कह रहे हैं ये बीमारी बड़ी गंभीर है, सब लोग कह रहे हैं ये कैंसर जैसी बीमारी है। अरे भैया, जब बीमारी गंभीर है, ये कैंसर है, तो इसको रोको, इसको रोकने का इंतजाम करो। कैंसर की बात करने से, ये कहने से ये तो बीमारी गंभीर है, बीमारी तो बचेगी, कम नहीं होगी, बीमारी खत्म नहीं होगी। बीमारी खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए, सरकार कानून बनाए। दूसरा, चुनाव आयोग अपनी तरफ से रोके, चुनाव उनके अगर कैंडिडेट ऐसा वादा करता है उनके चुनाव लड़ने पे रोक लगाए। पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है उसकी मान्यता रद्द करे, और इलेक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बना के कुछ पीनल प्रोविजन करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आपका कानून स्ट्रिक्ट नहीं होगा, केवल ये कहने से कि ये नहीं करना चाहिए, मुफ्तखोरी का वादा नहीं करना चाहिए, कोई नहीं मानने वाला। मुफ्तखोरी के लोग वादा करते रहे। चुनाव के दौरान मुफ्त वाली योजनाओं का ऐलान करने वाले राजनीतिक दलों की सरकार बनने के बाद सरकारी खजानों पर कई गुना बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि मुफ्त चीजों का वादा करने वाली पार्टियों पर भी इसे पूरा करने का दबाव होता है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो फिर अगले चुनाव में मतदाताओं की नाराजगी उनको झेलनी पड़ेगी, ऐसा खतरा भी होता है। और नतीजा ये कि दलों की तरफ से शासित राज्यों पर कर्ज कई गुना बढ़ जाता है। रेवड़ी कल्चर का ही नतीजा है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। भारत सरकार के व्यय विभाग के मुताबिक तमिलनाडु पर 6.6 लाख करोड़ रुपए, महाराष्ट्र पर 6 लाख करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 5.6 लाख करोड़ रुपए, राजस्थान पर 4.7 लाख करोड़ रुपए और पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और इस पर इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री और केंद्र के बड़े अधिकारियों के बीच एक बैठक भी हुई थी, जिसमें अधिकारियों की तरफ से चुनावों के दौरान कई राज्यों में हुए लोक लुभावन वायदों को लेकर चिंता जताई गई थी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे वायदों की वजह से ही राज्य सरकारों के खजानों पर अधिक बोझ पड़ता है, जिससे देश के कई राज्यों की स्थिति भी आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका जैसी हो सकती है। ऐसे भी कोई राजनीतिक दल इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि उसने मुफ्त योजनाओं को लेकर बड़े बड़े वायदे नहीं किए हैं। सरकार बनने पर इन लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना नहीं पड़ा, जिसकी वजह से अब कई राज्यों की आर्थिक सेहत काफी खस्ता हाल है। लोक लुभावन योजनाओं को लंबे समय तक चलाना अब उनके लिए भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई तो कई राज्य आर्थिक रूप से बेहाल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कई राजनीतिक पार्टियां चुनावों में हर हाल में जीत के लिए मतदाताओं के सामने ऐसे वायदे करती आ रही हैं, जो दिखने में तो आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनका आर्थिक बोझ दूसरे पहलुओं पर भी असर डालता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली गुड न्यूज की। सुपर स्पीड वाले 5G का इंतजार खत्म होने वाला है। 5G सर्विस का काम अंतिम चरण में चल रहा है। जल्दी ही सभी लोगों तक 5G इंटरनेट पहुंचने वाला है। आज 5G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की पहले दिन की ऑनलाइन नीलामी की गई। पहले दिन बिड प्रोसेस के कुल 4 राउंड हुए। अब 5वें दौर की नीलामी बुधवार को होगी। तो कौन कौन सी कंपनियां इस रेस में शामिल हैं और किस कंपनी को मिल सकती है 5G की कमान, देखिए। महज 10 सेकंड में 2 GB की पूरी मूवी डाउनलोड, यानी 4 GB से भी 10 गुना तेज और बिना रुकावट के साफ इंटरनेट कॉल। ये कमाल करेगा 5G नेटवर्क, जिसका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि गुड न्यूज ये है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई है। अब जल्दी ही आम लोगों तक 5G इंटरनेट पहुंचने वाला है।
5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से देश में काफी कुछ बदलने वाला है। इससे न केवल लोगों का काम आसान होगा, बल्कि मनोरंजन और संचार में भी काफी कुछ बदल जाएगा। और इसी बदलाव को लाने के लिए देश में 5G ऑक्शन शुरू किया गया। इस नीलामी में देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के साथ दूसरे प्लेयर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में जियो, VI और एयरटेल के साथ गौतम अडानी की अडानी डेटा नेटवर्क भी शामिल है। नीलामी में कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को नीलामी के दौरान रखा जाएगा, जिसकी कीमत 4.3 लाख करोड़ रुपए है। इस रेस में जियो के सबसे आगे रहने का अनुमान है। हालांकि उसे एयरटेल से चुनौती मिलने की चर्चा है। नीलामी के लिए कंपनियां पहले ही एडवांस रकम जमा करा चुकी हैं। शुरुआती रकम के तौर पर मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने 14,000 करोड़ रुपए की EMD जमा कराई है। ये रकम अडानी समूह के 100 करोड़ के मुकाबले 140 गुना ज्यादा है। वहीं भारतीय एयरटेल ने 5G के लिए बतौर एडवांस 5,500 करोड़ जमा करवाए हैं और वोडाफोन आइडिया ने 2200 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। कंपनियों की एडवांस रकम से संकेत जाहिर है कि ग्राहकों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो आक्रामक तरीके से बोली लगाने वाली है। ये 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग का अंतिम पड़ाव है। इसके बाद कंपनियां 2 से 3 महीने में 5G नेटवर्क देना शुरू कर देंगी और 5G की सुविधा शुरू होने पर सबसे पहले 13 शहरों में 5G इंटरनेट रफ्तार पकड़ेगा। इन 13 शहरों में सबसे पहले दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, गुरुग्राम, अहमदाबाद, कोलकाता, जामनगर, गांधीनगर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल हैं। 5G के आने से इन शहरों में विकास की रफ्तार भी 5 गुनी बढ़ जाएगी। संचार सेवा की रफ्तार पकड़ने से हर सेक्टर, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मनोरंजन हो, ऑटोमोबाइल हो, कृषि हो, विज्ञान अनुसंधान हो, हर सेक्टर में विकास का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 5G नीलामी के आज 4 राउंड हुए हैं। अब तक सरकार को 5G नेटवर्क से करीब 1.5 लाख करोड़ राजस्व की उम्मीद है। सुनिए टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर क्या कहना है। ऑक्शन में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। बाय एंड ऑफ द डे 4 राउंड्स कंप्लीट हुए हैं और अभी तक का जो रिस्पांस है उस रिस्पांस से लगता है कि पुराने जो हमारे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स रहे ऑक्शन में उससे ज़्यादा रेवेन्यू इस बार आएगा। अभी तक का अंदाज़ा है करीब 1,45,000 करोड़ का रेवेन्यू आने की संभावना है। कंप्लीट स्पेक्ट्रम के एलोकेशन का प्रोसेस 15 अगस्त से पहले कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि इंडस्ट्री तैयार हो जाए 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए। वो 15 अगस्त से पहले करने का टारगेट है और उसके बाद में डिवाइसेस लगना वगैरह वगैरह सब कंप्लीट होके सितंबर अक्टूबर के टाइम फ्रेम में सर्विसेज लॉन्च करने का टारगेट है। और इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। ग्लोबल बेंचमार्किंग, वेरी लाइट रेगुलेशन एंड रेगुलेशन शुड बी इन प्रोपोर्शन टू व्हाट वी नीड टू डू। इन सब को देखते हुए नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया का जो फाउंडेशन है वो टेलीकॉम है, तो उस सब को देखते हुए आज का ऑक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट नेटवर्क के 5वें जनरेशन को 5G कहते हैं। ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है जो तरंगों के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। और अब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद यहां यह समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर स्पेक्ट्रम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एयरवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के भीतर रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो टेलीकॉम सहित कई सर्विसेज के लिए वायरलेस तरीके से सूचना ले जा सकती है और सरकार इन एयरवेव्स का मैनेजमेंट और आवंटन करती है। इसे समझने वाली बात यह है कि स्पेक्ट्रम को लो फ्रीक्वेंसी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी तक के बैंड में डिवाइड किया जा सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव ज्यादा डेटा ले जा सकती है और लो फ्रीक्वेंसी वेव की तुलना में तेज होती है, लेकिन इन्हें आसानी से ब्लॉक या फिर ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सकता है। लोअर फ्रीक्वेंसी वेव वाइडर कवरेज देने में सक्षम है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी बैंड एरिया कवरेज में सबसे बेहतर होता है। इस फ्रीक्वेंसी में इंटरनेट स्पीड 100 Mbps मिलती है, यानी कि इंटरनेट स्पीड थोड़ी कम होती है।
लो स्पेक्ट्रम में 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम शामिल हैं। इंटरनेट स्पीड लो बैंड से ज्यादा 1.5 जीबीपीएस। एरिया कवरेज लो फ्रीक्वेंसी बैंड से कम सिग्नल के मामले में अच्छा होता है। मिड में 3300 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम शामिल हैं। इंटरनेट स्पीड सबसे ज्यादा 20 जीबीपीएस, एरिया कवर सबसे कम होता है। सिग्नल के मामले में भी अच्छा, और वहीं हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में 26 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम शामिल हैं। इस फ्रीक्वेंसी बैंड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप वाईफाई के रडार रेंज के नजदीक जाते हैं तो नेटवर्क और स्पीड सबसे ज्यादा मिलती है, और जैसे ही उस उपकरण से दूर रेंज में आप चले जाते हैं स्पीड और नेटवर्क कम आने लगते हैं पहले के मुकाबले। 5G नेटवर्क नई वैश्विक वायरलेस प्रणाली का है जो मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करता है। 5G से दूरसंचार सेवाएं और बेहतर होंगी। अब सवाल यह है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद क्या होगा। तो आपको हम ये भी बता दें कि टेलीकॉम मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक स्पेक्ट्रम को अगले 20 साल के लिए नीलाम किया जाएगा। नीलामी में सफल रहने वाली कंपनी इसके जरिए 5G सर्विस मुहैया करवाएगी। जो भी कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदेगी उसे 6 महीने से 1 साल के अंदर अपनी सर्विस शुरू करनी होगी। वैसे कई टेलीकॉम ऑपरेटर पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं और वो स्पेक्ट्रम खरीदने के 3 से 6 महीने के अंदर सर्विस शुरू कर सकते हैं। जाहिर है कि 5G नेटवर्क शुरू होने से आम इंटरनेट उपभोक्ताओं को तो फायदा होगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ भारत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ने में जरूरी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन से लेकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी जैसे तमाम सेक्टर्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 5G नेटवर्क के आने से क्या कुछ बदल जाएगा, देखिए मेरी सहयोगी साक्षी की रिपोर्ट। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अगर देखा जाए तो पहले दिन काफी कॉशियसली इस ऑक्शंस को देखा जा रहा है, क्योंकि सभी बिडर्स एक दूसरे के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि एक दूसरे की स्ट्रैटेजी को जानने के लिए इस 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में। याद रखिए क्योंकि ये देश के सबसे बड़े अभी तक के स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हैं, इसमें अगर देखा जाए तो 72 गीगाहर्ट्ज 9 डिफरेंट बैंड्स में 5G एयरवेव्स, जिनमें अगर देखा जाए तो 4.25 लाख करोड़ रुपए के ऑफर पर है और इसकी वैलिडिटी होगी 20 साल की। अब पहले के स्पेक्ट्रम ऑक्शन से इस बार क्या अलग है, तो इन 9 बैंड्स में से कुछ बैंड्स ऐसे हैं जो सबसे पहली बार ऑक्शन किए जा रहे हैं, जैसे कि 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 3.3 गीगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज जैसे जो बैंड्स हैं उनको पहली बार एलोकेट किया जा रहा है। अगर आप देखें तो 5G सर्विसेज आपके और मेरे लिए अब बहुत ही जल्द रोल आउट हो जाएंगे। सबसे पहले ये मेट्रोज में होंगे, मेजर सिटीज में होंगे, और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का ये मानना था कि साल 2022 के अंत तक अगर आप देखें तो 20 से 25 सिटीज ऑलरेडी ये 5G कनेक्टिविटी हमें ऑफर करना शुरू कर देंगी। अब इन स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए 4 बड़े कंटेंडर्स हैं। सबसे पहला रिलायंस जियो, दूसरा भारती एयरटेल, तीसरा वोडाफोन आइडिया और चौथा जो कि न्यू एंट्रेंट है और पहली बार ऑक्शन में हिस्सा ले रहा है, अदानी ग्रुप। अब देखा जाए तो इन चारों में से सबसे ज्यादा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 14,000 करोड़ का जियो ने किया है, रिलायंस जियो ने, जिससे कि अब रिलायंस जियो को एलिजिबिलिटी पॉइंट्स मिल जाएंगे सबसे लार्जेस्ट चंक को खरीदने के लिए। देश में 5G सर्विस शुरू होने की तारीख फिलहाल तय नहीं है, लेकिन सरकार के मैंडेट के हिसाब से जो भी कंपनी स्पेक्ट्रम खरीदती है उसे 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर सर्विस देनी शुरू करनी होगी। कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि कंपनियां स्पेक्ट्रम खरीदने के 3 से 6 महीने के भीतर ही अपनी सर्विस शुरू कर सकती हैं। वहीं अगर बात दुनिया की करें तो कई देशों में 5G नेटवर्क पहले ही लॉन्च हो चुका है। इसमें चीन, अमेरिका, इटली, दक्षिण कोरिया शामिल हैं, जो फिलहाल अपने 6G नेटवर्क लाने की तैयारी कर रहे हैं।
यहाँ 6G लाने की तैयारी में है ये तमाम देश। 6G नेटवर्क को लेकर कंपनियों का दावा है कि 5G नेटवर्क की अधिकतम स्पीड से 100 गुना ज्यादा तेज हो सकता है। फिलहाल अमेरिका के 349 से ज्यादा शहरों में 5G सर्विस उपलब्ध है। इटली के 35 से ज्यादा शहरों के लोग इसका फायदा ले रहे हैं। हम फिलहाल 4G नेटवर्क के दौर में चल रहे हैं, लेकिन तेजी से बढ़ते मोबाइल यूजर्स और इंटरनेट की बढ़ती खपत के हिसाब से मौजूदा 4G इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर पड़ रहा है, जिसका असर हम देखते हैं मोबाइल सर्विसेज पर हमें देखने को मिलता है। आप 4G चला रहे हैं, लेकिन 3G से भी कम स्पीड कभी कभी आपको मिलती होगी। लेकिन 5G के आने से ये इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ मौजूदा हालात बदलेगा, बल्कि 5G इंटरनेट करोड़ों लोगों का बोझ भी झेल पाएगा। 5G इंटरनेट 4G से अलग कैसे होगा, ये भी आपको समझाते हैं। 5G और 4G में जो पहला और सबसे बड़ा अंतर है वो है इंटरनेट की स्पीड। फिलहाल 4G नेटवर्क की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड यानी कि 1 Mbps के से लेकर 100 Mbps तक स्पीड है, और 5G में ये स्पीड 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड यानी कि 10 Gbps होगी। 5G नेटवर्क में 20 Gbps तक डेटा डाउनलोड की स्पीड मिल सकती है, यानी 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क की तुलना में 10 गुना ज्यादा फास्ट होगा। 4G स्पेक्ट्रम समिति है और लगातार नए यूजर्स जुड़ने से एक ही नेटवर्क पर दबाव लगातार बढ़ता है। अब उदाहरण के तौर पर पहले जहां एक टावर पर 50,000 लोगों के फोन सिग्नल्स पकड़े जाते थे, वहीं अब उस टावर पर 1,50,000 लोगों के फोन्स को सिग्नल दिया जा रहा है। इस वजह से नेटवर्क कंजेशन बढ़ जाता है, लेकिन 5G में ये स्थिति रिफ्रेश हो जाएगी और बिना रुकावट के आपको सेवा मिलेगी। इंटरनेट पर कई चीजें सर्च करने के दौरान, जैसे कि कीवर्ड को अगर आप लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो फिर पेज खुलकर सामने आता है, लेकिन इस बीच कुछ समय लोडिंग में लगता है। 5G में ये लोडिंग का वक्त और भी कम हो जाएगा, यानी कि एंटर बटन दबाते ही रिजल्ट आपके सामने होगा। 4G LTE में लोडिंग टाइम अमूमन 20 ms सेकंड का देखा जाता है, जो कि 5G में 2 ms सेकंड होने का दावा किया जा रहा है। वैसे ही जब आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो शुरू होने से पहले वीडियो सभी फ्रेम्स की एक एक लाइन में लगाकर फिर उसके बाद चलता है। इसे हम बफरिंग भी कहते हैं। ऑनलाइन वीडियोस देखने के दौरान जब वीडियो बीच में ही रुक जाता है और आपकी स्क्रीन पर चक्कर घूमता रहता है, वो दिखाता है कि नेटवर्क कितना कमजोर है। 5G के आने के बाद शायद बफरिंग शब्द इतिहास का हिस्सा हो सकता है। आजकल लोगों में ऑनलाइन गेम का चलन भी बहुत ज्यादा है। 4G इंटरनेट में आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि आप कोई गेम अगर खोलते हैं और फिर उसको खेलने की कोशिश करते हैं तो रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा होता है। इस स्थिति को बटन दबाने से लेकर उसका रिस्पांस मिलने के बीच का जो समय है उसे गेम लैग कहा जाता है, और 4G की तुलना में 5G में ये लैग बिल्कुल कम हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में ये वक्त 1 माइक्रोसेकंड से भी कम हो जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद आपके और मेरे जीवन में क्या कुछ बदलाव आएगा, ये जानना जरूरी है। 5G हम मानते हैं कि 5th जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है। अब इससे क्या होगा, अभी तक की जितनी भी हमें इंटरनेट स्पीड मिलती है उससे कई ज्यादा और फास्टर इंटरनेट स्पीड हमें मिलेगी, अभी तक से बहुत ज्यादा मिलेगी जो भी हम इंटरनेट स्पीड इस्तेमाल करते हैं। करंटली हम 4G इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप 4G से कंपेयर करें जो कि आपको 150 Mbps तक की स्पीड देती है, दूसरी ओर 5G में इतनी कैपेसिटी होगी कि आपको 10 Gbps की स्पीड, डाउनलोड स्पीड आपको मिल सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फुल लेंथ HD मूवीज भी हैं वो भी आप बस कुछ चंद सेकंड्स में 5G टेक्नोलॉजी की मदद से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा अपलोड स्पीड्स की भी अगर बात करें तो 5G नेटवर्क आपको 1 Gbps की अपलोड स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, इन कंपैरिजन जो कि आपको करंटली 4G नेटवर्क में 50 Mbps की अपलोड स्पीड मिलती है। इस 5G टेक्नोलॉजी से बहुत सा मोबाइल नेटवर्क का रेवोल्यूशन होने की उम्मीद है। एक, जितना मोबाइल नेटवर्क्स का कंजेशन है वो कम होगा, और दूसरा जो डाउनलोड स्पीड है आपको केवल 30 से 35 सेकंड में
हेवी फाइल्स, HD फाइल्स भी डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। तो आपके लिए स्ट्रीमिंग फास्टर होगी, डाउनलोडिंग फास्टर होगी, आप कई सारे काम एक साथ कर सकेंगे। अब सबसे बड़े सवाल ये है कि आपको क्या 5G टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या नहीं, 5G 4G से चीपर होगा या महंगा होगा। तो फिलहाल देखें तो अभी करंटली कोई टैरिफ प्लान्स अभी तक आए नहीं हैं जो कि टेलीकॉम कंपनीज ने अनाउंस किए हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस होंगे 5G टेक्नोलॉजी के वो ऑलमोस्ट एट पार होंगे 4G से, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो 5G जैसे स्पेक्ट्रम ऑक्शंस जाएंगे, जितना पैसा टेलीकॉम कंपनीज स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए स्पेंड करेंगी उसके बेसिस पर वो टैरिफ हाइक्स कर सकते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15% तक के आसपास की आपको हाइक होगा 4G टैरिफ से, तो आपके लिए थोड़ा महंगा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें ग्लोबली तो इंडिया में डेटा बाकी डेवलप्ड नेशन से काफी ज्यादा सस्ता है। और अब एक जरूरी खबर, और जरूरी इसलिए क्योंकि इसकी वजह से सियासी पारा चढ़ा हुआ है, इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड केस में आज दूसरी बार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई हैं। इससे पहले 21 जुलाई को ईडी ने सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। आज ये पूछताछ करीब 6 घंटे चली है। पहले सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सोनिया गांधी ने सवालों का सामना किया और फिर लंच ब्रेक के बाद 3:30 बजे फिर से सवाल का सिलसिला शुरू हुआ। शाम में सोनिया गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकली, लेकिन उन्हें कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन आज जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही थी तब कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के बड़े नेताओं ने संसद से विजय चौक तक मार्च किया। वो प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते थे, लेकिन उनको आगे नहीं जाने दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी विजय चौक पर धरने पर बैठ गए। पहले उनको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और दूसरे कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इस केस में जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी तब भी कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ईडी की पूछताछ के बाद नेशनल हेराल्ड का मामला लगातार चर्चा में है। असल में ये मामला 10 साल पुराना है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी के पैसे का दुरुपयोग करके 1937 में बनाई गई एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया था। घाटे में चल रही एजेएल पर 200 तक कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके बाद 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई गई जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कराई गई थी। यंग इंडियन लिमिटेड में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 38% शेयर्स थे और बाकी के 24% शेयर्स मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे के बीच बटे। फिर 2011 में एजेएल को दिए गए 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले उसकी सारी होल्डिंग्स YIL को सौंप दी गई थी और बाद में कांग्रेस ने जो कर्ज दिया था उसे भी माफ कर दिया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि नई कंपनी बनाकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा किया गया, क्योंकि एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में हजारों करोड़ की स्थायी संपत्तियां थी। अब प्रवर्तन निदेशालय से लेकर आयकर विभाग तक इस केस की जांच कर रहे हैं। और अब एक ऐसी खबर जो आपको खुशी देगी, लेकिन नए तरीके से चीजों को देखने और समझने के लिए भी मजबूर करेगी। अक्सर मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया के मंच जैसे कि यूट्यूब का बच्चों द्वारा इस्तेमाल अच्छा नहीं माना जाता है। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि ज्यादा देर तक मोबाइल फोन से चिपके रहना ठीक नहीं है, लेकिन नागपुर के एक बच्चे ने साबित कर दिखाया है कि कोई भी माध्यम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, अगर उसका सार्थक इस्तेमाल किया जाए तो कमाल भी हो सकता है। 15 साल के इस बच्चे ने लॉकडाउन के दौरान मोबाइल और यूट्यूब के जरिए सॉफ्टवेयर और कोडिंग की बारीकियां सीखी और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अब इस बच्चे ने 33 लाख रुपए सालाना का पैकेज एक अमेरिकी कंपनी से हासिल कर लिया है। वेदांत खुश है, वेदांत के माता पिता खुश हैं और खुशी की वजह बहुत बड़ी है। 15 साल की उम्र में वेदांत ने वो कामयाबी हासिल की है जिसके लिए छात्रों को कंप्यूटर की मोटी मोटी किताबों में सिर खपाना पड़ता है।
लेकिन वेदांत को केवल 15 साल की उम्र में ही 33 लाख सालाना का पैकेज ऑफर हुआ है। दरअसल लॉकडाउन के दौर में वेदांत ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से जुड़े कोर्स सीखे। कुल 24 कोर्स वेदांत ने सीखे। ऑनलाइन कोडिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हजारों बच्चों को पीछे छोड़ दिया। वेदांत की कोडिंग स्किल देखकर एक अमेरिकी कंपनी ने उसे ये पैकेज ऑफर किया है। ये लोग मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए बोलते थे कि पढ़ाई करते, इसमें कुछ नहीं है। तो फिर मैं सोचता था कि इनको बताने, अगर मैं इनको बताऊंगा तो ये और बोलेंगे पढ़ाई कर, इसलिए मैं उनको बताता। वेदांत के माता पिता इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। जब वेदांत लैपटॉप पर घंटों बिताता था तो माता पिता को अखरता था, लेकिन वेदांत ने उन्हें ना तो कोडिंग प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताया और ना ही ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। जब बेटे को 33 लाख का पैकेज ऑफर हुआ तो माता पिता को इस बारे में सूचना मिली। जब उसका प्रिंसिपल का कॉल आया तो मैं और मिसेज हम बैठे ही थे, जस्ट उसके बारे में इससे हमारा डिस्कशन चालू था कि वेदांत आने का था स्कूल से, कि प्रिंसिपल बोले कि कांग्रेचुलेशन सर। बोला व्हाट मैम? तो बोले कि आपके लड़के ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, आपको कुछ पता है? बोला नहीं मैम, हमें तो कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो बोले उसको 33.5 का यानी उसका इंफोसिस कंपनी से, यूएस से ऑफर आई हुई है। हमें डर था कि कुछ गलत ना कर दे, बट अभी वो अच्छे से कर रहा है, मतलब कुछ अचीव किया है उसने, बहुत बड़ी चीज, जो मतलब हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, ये सब वो अभी अभी मतलब शुरू किया था क्योंकि उसका इंटरेस्ट। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।